मेंटल इमोशनल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ को हम सब समझते हैं, हम सबको पता है कि फिजिकली हेल्दी होना जरूरी है, बॉडी में पेन है तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, डायबिटीज हो गई है, शुगर बढ़ गया है तो मेरे को शुगर के डॉक्टर के पास जाना है, आंखें कम दिख रही हैं तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है। लेकिन ये बात किसी को समझ ही नहीं आ रही है कि मेरे माइंड में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसके लिए मुझे किसी एक्सपर्ट पर्सन की जरूरत है, कि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। और मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ क्या दोनों सेम होते हैं? क्या हमें तब तक वेट करना चाहिए जब कोई मेजर समस्या मेरे माइंड में आ जाए, जिसको हम कहते हैं पागलपन, अवसाद, डिप्रेशन, सुसाइड या कुछ और ऐसी समस्या जिसका फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं है? तीसरा विषय यह है कि क्या आज हम सबको यह महसूस हो रहा है क्या कि लोगों की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, किसी की भी। सड़क पर देखिए, ट्रैफिक जिस तरीके से चल रही है, एक्सीडेंट जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ये जो जिंदगी का सबसे बड़ा जाल बन गया है। मैं तो जब सड़क पे गुजरता हूं तो हर दूसरा व्यक्ति मोबाइल कान में लगा के ड्राइव कर रहा होता है, चाहे वो 2 व्हीलर पे हो और चाहे वो 4 व्हीलर पे हो। क्या ये डिस्टर्ब्ड मेंटल हेल्थ का साइन नहीं है? क्या जान इतनी हल्की हो गई है कि उसे एक मोबाइल के लिए, एक फोन कॉल के लिए गवाया जा सकता है, खुद की जान भी और दूसरों की जान भी। दूसरी तरफ जो लगातार नशे की लत बढ़ते जा रही है, क्या ये भी एक मेंटल हेल्थ का साइन नहीं है कि मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है? तीसरी तरफ जो लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं छोटी छोटी बातों पर, आप किसी को कुछ बोल के तो देखिए, तुरंत मारपिटाई पे आतुर हो जाएगा। अपनी गलती किसी को दिखाई नहीं दे रही, आप थोड़ा सा कुछ तेज आवाज में बात कर दीजिए, बस लड़ाई झगड़ा करने का बैठा हुआ, क्योंकि वो पहले से खुद मेंटली डिस्टर्ब बैठा हुआ है और जैसे उसे ट्रिगर मिला। तो ये जो सारे टॉपिक्स की जो मैं बात कर रहा हूं, क्राइम बढ़ रहा है, लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, नशे की लगातार लत बढ़ते जा रही है, इन सब का अगर जड़ देखा जाए तो केवल एक ही चीज है, वो है डिस्टर्ब मेंटल हेल्थ, डिस्टर्ब इमोशनल हेल्थ। आज इमोशनली स्टेबल नहीं है हम, कहीं ना कहीं या तो इमोशनल ओवरफ्लो हो रहा है। तो इस विषय पर खुल के बात करना जरूरी है, इसीलिए हमने सोचा कि आज एक इस विषय पर छोटा सा यहाँ पर एक सेमिनार रखा जाए, जिसमें आप लोग भी अपने अपने विचार जरूर रखें। क्योंकि जब हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल से और डिफरेंट डिफरेंट समाज के लोगों से इस विषय पर बात करेंगे, तब एक अलग अलग एंगल से हमें समझ में आएगा कि मेंटल हेल्थ का क्या मतलब है और कैसे आगे समाधान की तरफ चला जाए। तो शुरुआत करेंगे हम महावर सर से। जैसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन जरूरी है, दिमाग के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे विचार और अच्छे लोगों की संगत जरूरी है। आजकल दिक्कत क्या आ रही है कि आपने देखा होगा कि प्रकृति ने हमको एक सबसे बड़ी शानदार चीज दी है, वो फूल की है, और हम आजकल भूलते नहीं, और छोटी छोटी बातों को लेकर हम दिमाग में इकट्ठा करते रहते और वो बातें हमें बहुत परेशान करती है, चाहे रिश्ते में हो, चाहे नाते में हो, चाहे किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यवहार की बातें हो। दिमाग को हमने एक तरीके से डस्टबिन बना लिया है, जबकि भगवान ने 2 कान इसलिए दिए हैं कि एक कान से कुछ सुने और जो अनावश्यक उसको निकाल स्टोर न करें। भाई यदि आपके कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी जितनी है उससे ज्यादा स्टोरेज करेंगे तो डाटा गड़बड़ाएगा। हमारे दिमाग की या हमारे मन की जो स्थिति है वो विचलित होने की तब आती है जब हम ऐसी चीजों को, बहुत ज्यादा अनावश्यक चीजों को तूल देते हैं, और परिणाम में निकलता है कि वो चीजें असंतोष को जन्म देती है और वो असंतोष धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो एक ऐसे समय पे आता है जब किसी बात पर अनावश्यक ही वो फट पड़ता है, वो कहता है मैंने आपसे इतनी तो कहा था, इसमें आपको इतना नाराज होने की जरूरत क्या थी। या हम अपने जीवन में देखते हैं, घर में परिवार में भी लोग कहते हैं अरे आपसे 1 गिलास पानी ही तो मांगा था, ठंडा दिया तो मैं गर्म मांगा था, इतने में आप गुस्सा हो।
वो गुस्सा उस कारण से नहीं, वो बहुत सारी चीजें दिमाग में पहले से चल रही है इस कारण से। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये हमको खुद को सोचना चाहिए कि एक मैंने किताब पढ़ी थी, ईट डिलीट, अर्थात क्या खाएं और क्या छोड़े। तो वैसे ही क्या ग्रहण करें क्या छोड़े, जब तक ये अपन नहीं करेंगे तब तक बात नहीं करेंगे। तो एक सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में कभी भी हमें ये नहीं सिखाया गया कि एकदम से उत्तेजित होकर हम कोई एक्शन ले लें। सोच समझ के विचार करके काम करना चाहिए। आज स्थिति ये बन गई है कि बच्चे को यदि किसी ने डांट दिया तो सुसाइड, मोबाइल नहीं दिया तो सुसाइड, यदि उसकी परीक्षा में नंबर कम आ गए तो सुसाइड। आखिर हमारा रेजिस्टेंस, टॉलरेंस, इसको बर्दाश्त करने की सीमा इतनी कम कैसे हो गई? ये हमारे परिवार से मांगा। हमने अपने परिवार में या तो उनको उतना रेजिस्टेंस का, टॉलरेंस का पावर नहीं दिया, या उसको ऐसा वातावरण नहीं दिया। और परिणाम ये होता है कि आप जरा किसी व्यक्ति से थोड़ा सा उत्तेजित होकर बातचीत कीजिए, वो आपको 4 गुना रोष में बात करेगा और परिणति झगड़े में, मारपीट में, हिंसा में, हो सकता है कि किसी और भी अपनी वारदात में बदल जाए। तो इन चीजों को देखते हुए बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा विश्लेषण करके और अपने जो स्ट्रेस लेवल, जो ये चीजें सब स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती है, और स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करने का बहुत बढ़िया तरीका है। जब आप बहुत ज्यादा बिखरी हुई चीजों पर केंद्रित करेंगे, आपका दिमाग बहुत जगह डाइवर्ट रहेगा, उतना ही ज्यादा आंदोलित और अशांत रहेगा। इसीलिए कई जगह मेडिटेशन या कंसंट्रेशन की बात की जाती है कि अनावश्यक चीजों से हटाकर हम बहुत सारी लिमिटेड चीजों की तरफ अपने दिमाग को, विचार को केंद्रित करें। जब अनावश्यक चीजें बाहर जाएंगी तो निश्चित रूप से लड़ाई झगड़े की स्थिति कम से कम आएगी। अकारण ही जरा सी बात पे ये होना एक सामाजिक अशांति को, पारिवारिक अशांति को जन्म देता है। और आप निश्चित मानते हैं कि यदि मानसिक अशांति है तो शारीरिक व्याधि उत्पन्न होना निश्चित है, क्योंकि दिमाग से बहुत सारी चीजें गवर्न होती हैं, हृदय को और भी बहुत सारे अंगों को उसको नुकसान हो सकता है। तो हमें इस दिशा में कुछ सोचना चाहिए। और जो बड़े लोग हैं, खासतौर पे जो 3 लेवल पे, जैसे ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, बच्चों को दिखाएं कि छोटे बच्चों में भी आप देखिए, मैंने अभी देखा कि 3 साल का बच्चा है, 8 महीने का बच्चा है, एक चीज को लेकर उन दोनों लड़ाई हो रही। अब उसको कैसे अभी से टैकल करके समझाया नहीं जाएगा, तो वो एक कहना चाहिए अधिकार करने की भावना और अधिकार न छोड़ने की भावना, इन दोनों के बीच का द्वंद्व बढ़ेगा। एक बहुत मामूली सा उदाहरण है जो बचपन में 6 महीने 8 महीने की उम्र से शुरू हुआ, वो आगे चलकर बहुत खतरनाक होगा। तो इस दिशा में अपने को थोड़ा सोचना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति से जब आपको सुनने को मिल रहा है कि मेंटल हेल्थ इतनी जरूरी है, तो यहाँ पर हम कुछ समझ पाएंगे ये बातें आज क्यों की जा रही है। आपने एक इतने बड़े ऑफिसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सुना, अब हम एक छोटे टीम मेंबर्स की तरफ से भी सुनना चाहेंगे। पॉल, मिस्टर पॉल, आप अपने बारे में, इस मेंटल हेल्थ के बारे में, अपने प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ के अनुभव से क्या कहना चाहते हैं? आप सब विशेषकर सेवा धन्यवाद के मेरे साथ सुने। मैं बस अपनी छोटी सी बात को बोलना चाहता हूँ कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे पहले टेंशन हो जाता है कि बच्चे को तुरंत स्कूल भेजना है। तो उसमें जब मैं सबसे पहले उठता हूँ, उसके बाद बच्चों को मिसेस को उठाता हूँ, तो उसमें ही मुझे करीबन आधा घंटा लग जाता है। तो वहीं से मेरा दिमाग टेम्पर में हो जाता है। फिर उसके बाद मैं बच्चों को तैयार करती हूँ, मिसेस उठेगी, जो भी काम में शुरू करेगी, करने के बाद में स्कूल छोड़ने का मेरा काम होता है। तब तक सारी तैयारी मुझे करती है। मैं तुरंत स्कूल छोड़ के आता हूँ, बच्चों को पानी आ जाता है। उसके बाद में मैं अपनी जो भी दैनिक क्रिया, दैनिक काम है उसको करते करते, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सर ने जो मुझे बात प्रैक्टिकली बताई कि हम लोग का मेंटल हेल्थ और इस टाइप का इमोशन के बारे में, तो सभी में मैं फील कर पा रहा हूँ कि हम दैनिक चीज़ों को, जो रोजमर्रा की चीज़ें, उसमें हम बिना अनावश्यक रूप से रिएक्ट करते हैं और जबरदस्ती हम अपने
व्यवहार को बिगाड़ती है। शायद मैं ये एकदम रियलाइज कर रहा हूँ कि सर जो बात बता रहे हैं ये मेरे लिए ही एकदम ऐसा चल रहा है। और बहुत डांट पड़ती है, शायद सबसे ज्यादा मैं ही डांटता हूँ। बहुत डांट पड़ती है, लेकिन एक अच्छी बात उनके अंदर ये है कि वो शांति के साथ डांट को स्वीकार करते हैं, चाहे गलती उसकी हो चाहे ना हो, क्योंकि उनको ये पता है कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। अगर वहां कुछ फॉल्ट हुआ तो कहीं जाने जा सकते हैं, कहीं ऑपरेशन खराब हो सकते हैं। और जब हम जान रहे होते हैं उस समय हम स्ट्रेस में होते हैं। मान लो ओडी बंद हो गया, पेशेंट ऑपरेशन चल रहा था, जनरेटर चालू नहीं हुआ, तो सर्जन का जो स्ट्रेस लेवल होता है बहुत हाई होता है। अब वो ऐसे में किसको डांटेगा? मिस्टर पॉल को। और उस समय में मिस्टर पॉल ने रिएक्ट कर दिया कि सर मेरी गलती तो नहीं है, मैं ही तो हर चीज डांट रहा हूँ, सिचुएशन तुरंत बिगड़ जाएगी। लेकिन ऐसे में वो शांति से बोलते हैं, हो जाएगा ना सर, देखता हूँ ना सर, एक प्यारी सी मुस्कुराहट दे देते हैं, तो वहीं से आधा गुस्सा सर्जन का खत्म हो जाता है। और यही हमें अडॉप्ट करना चाहिए, रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड। रिएक्शन तो हर कोई कर सकता है, रिस्पॉन्ड ठंडा ठंडा कूल कूल। आपको मालूम मुझे ये इस चीज को अडॉप्ट करने में कितने साल लगे होंगे? कई साल लगे। बहुत अच्छा। मिसेस मनोहर मैम से भी हम सुनना चाहेंगे, एज ए हाउसवाइफ और एज ए सोशल पर्सन आप क्या समझती हैं मेंटल हेल्थ को? आप कुछ आपके विचार क्या है? बचपन से जो माता पिता संस्कार देते हैं, यदि अच्छे संस्कार नहीं मिले बच्चे को तो उसमें गुस्सा बचपन से आ जाता है और वही फ्रस्ट्रेशन उसको जिंदगी भर रहता है। यहीं से शुरुआत होती है उसमें बिगड़ने। क्या है, माता पिता ने उसको कुछ जिद पूरी नहीं की है या कुछ उसको चाहिए वो सब नहीं मिल रहा है, उसमें वो लड़कों में और लड़कियों के समय फ्रस्ट्रेशन यही आता है। तो कहीं ना कहीं उसका गुस्सा भी वो बाहर निकलता है, दूसरों पे निकलता है, स्कूल में निकलेगा, जहाँ भी रहेगा वहीं निकलेगा, घर में मम्मी ने कुछ कहा तो उस पर निकलेगा, पापा से तो बच्चा बोले नहीं करना, सारा मम्मी पे निकलेगा उसका कि मम्मी ऐसा है वैसा है, घुमा फिरा के उसको बात तो बोल रही है। मम्मी को भी समझने में टाइम मिल जाता है कि इसको कुछ और चाहिए, कुछ और करता है। तो ये शुरुआत घर से ही है बच्चे की। संस्कार नहीं मिले या माता पिता ने उसके बिहेवियर को यदि बचपन में नहीं देखा तो आगे उनके लिए होता ही होता है। और माएँ लड़कों को ज्यादा से चढ़ा के रखती है, उसका परिणाम भी बहुत बड़ा यही है। उनको अपने बच्चे में कुछ कमी नहीं दिखती ना, दूसरों में सब दिखती है, नहीं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगी। लेकिन वही चीजें आगे ना धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। और आजकल परिवार का सामूहिक नहीं है, दादा दादी नाना नानी रहते नहीं साथ में, तो बच्चे को ज्ञान कहाँ मिलेगा? सब कुछ गूगल बाबा से पूछेगा या अपने फ्रेंड से पूछेगा, तो जो सही ज्ञान तो मिलता नहीं उसको उन सब चीजों से, वो भटकता है और फिर भटक भटक के दिमाग में बहुत कुछ कचरा भर लेता है, सब कुछ सबसे कुछ पूछे कुछ करता है वो। तो ये सब चीजें मेंटल हेल्थ सबकी बिगड़ रही है इसी से। और घर परिवार का तो बहुत ज्यादा असर आता ही है, बाकी दोस्तों से तो फिर बड़ा हो जाएगा वो उनके साथ भी बिगड़ता है। देखो जब बच्चा देर से घर आ रहा है, माँ बाप उसको पूछते ही नहीं है कि तुम कहाँ गए थे, क्या है, वो भी गलत कारण बनता है, वो बिगड़ रहा है बाहर भी। माता पिता अपने घर में है, वो सोचते नहीं है ठीक है हमारा बच्चा अच्छा है, हमको पता है, माता पिता के सामने उसका बिहेवियर दूसरा रहता है, बाहर वो क्या कर रहा है वो मुझे नहीं पता है। जब कुछ बड़ा परिणाम होता है, कहीं गिर गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी तेज चला रहा है, तो फिर सब परेशान होते हैं। तो बहुत लेट हो चुका होता है जब तक उसको सुधरने में। फिर कुछ ना कुछ समस्या हो जाती है, उसके शरीर में कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, फिर घर के लोग उस पर परेशान हो रहे हैं, लेके यहाँ भाग रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। मेंटल हेल्थ वहाँ उसकी भी बिगड़ रही है और पेरेंट्स की भी बिगड़ रही है, और फाइनेंशियल भी उनके बर्डन और आ जाता है, या कौन संभालेगा सब चीजों को। एक तरफ माता पिता की एज बढ़ रही है, दूसरी तरफ दादा दादी की एज बढ़ रही है, तो संभाले कौन सबको? सारी चीजें आती हैं और फिर बच्चे में फ्रस्ट्रेशन आता है, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमको ये करना था, तुमने हमारे लिए ये नहीं किया, तुमने हमारे लिए क्या किया। अब माता पिता तो पढ़ा सकते हैं, बाकी तो करियर आपको बनाना है। तो मेंटल हेल्थ तो ये है कि बच्चे को संस्कार घर से सही मिलना चाहिए, और जहाँ बच्चा कुछ गड़बड़ कर रहा है माता पिता को तो पीटना ही चाहिए। मैं तो कहती हूँ जब तक दो चार डंडे नहीं लगाओगे आप बच्चा नहीं सुधरेगा।
कितने लोगों ने यहाँ डंडे खाए हैं? स्कूल में पढ़ मत लो, अब पढ़ या डंडे। आजकल नहीं पढ़ रहे ना, आजकल लाग गया है, एक बच्चे दो बच्चे आजकल जो है डंडे का स्वरूप बदल गया और है, माता पिता तो सुधारात्मक वे में उसको रिफॉर्मेटिव वे में है, मतलब कहना मतलब कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल से स्कूल में भी टीचर कुछ नहीं बोल सकते हैं और घर में भी पेरेंट्स ज्यादा कुछ नहीं बोल पाते हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे को पक्ष लेता है तुम कैसे बोल सकते हो, तुम उसको कैसे पीट सकते हो, ये भी होता है। बिल्कुल बच्चा पक्ष लेता ही है दूसरे का तो ये सब मेंटल हेल्थ के सब कारण है, इसको मतलब पेरेंट्स को ज्यादा समझना चाहिए। बच्चा तो छोटा रहता है, उसको उतनी नॉलेज नहीं रहती है, ये है। थैंक यू। मेंटल हेल्थ का जो लेसन है वो पेरेंट्स बच्चों को देते हैं। कई बार जाने अनजाने में वो गलत लेसन सीख लेता है। जब उसकी जिद पूरी कर दी गई, जब उसने गुस्सा किया और उसे बढ़ावा दे दिया गया, जब वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके आया और उसे शाबाशी दी गई, या कभी वो एक्सीडेंट करके आया और उसे शैम दी गई, तो छोटी छोटी उसकी गलत आदतें थी जो बचपन में उसको माँ बाप का शैम मिल गया, तो वो बाद में उसकी मेंटल हेल्थ के लिए और सोसाइटी के लिए गड़बड़ा जाता है। और ऐसे में फिर बच्चे बिगड़ैल, जिसको हम कहते हैं, बिगड़ैल के साथ साथ उनको स्ट्रेस भी हैंडल नहीं करना आता और वो कहीं ना कहीं गलत रास्तों पे, जब उन्हें स्ट्रेस आता है तो फिर वो नशे की तरफ या क्राइम की तरफ भी चले जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात, एक ऐसा अनछुआ पहलू मेंटल हेल्थ का मैडम ने छुआ है जिसपे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिस्टर अंकित, आप बोलना चाहेंगे? आज का जैसे टॉपिक है वेलबींग, तो वेलबींग का मतलब ये है कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपन एकदम स्वस्थ रहे, हेल्दी और अच्छे विचार, मतलब हेल्दी भी रहे। और आजकल लेकिन खाली बस बींग रह गया, वेल शब्द मेरे को लगता है नया नहीं हो गया। तो जैसे कि अभी मैम ने भी बताया कि आजकल जो बच्चे जो हैं वो इसका गुस्सा उसके ऊपर, उसका गुस्सा उसके ऊपर, या बच्चे कभी कभी हम भी ऐसे करते हैं। तो मेरे को लगता है जैसे अपन पढ़े हुए हैं कि कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो ट्रांसफर हो सकता है एक रूप से दूसरे रूप में। तो मेरे को ये लगता है कि ये भी एक एनर्जी फॉर्म है, जो गुस्सा है, मेंटल अनस्टेबिलिटी, उसको सही चैनलाइज अपन कर दें, उस एनर्जी को अगर अपन किसी और प्रोडक्टिव वे में अगर अपन डाइवर्ट कर दे तो वो बेटर होगा। जैसे कि मैं जैसे यूजुअली मैं जिम जाता हूँ एक्सरसाइज के लिए, तो मैं बहुत बार देखता हूँ कि जिम में बहुत लोग बहुत ओवरवेट उठाते हैं। तो काफी बार मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग कुछ चीज का गुस्सा मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें उठा रहे हैं, मतलब जिसका बॉडी वेट 50 किलो है वो 50 किलो का तो डंबल उठा ले रहा है। ऐसे कैसे संभव है भाई, मतलब 50 किलो बॉडी वेट है तो 10 किलो 15 किलो उठाए, समझ में। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई आजकल हर कोई अपने आप में एक भरा बैठा हुआ है, किसी मतलब रिलेशन इतने स्ट्रांग नहीं है कि किसी को बता पाए, सही कोई गाइड कर पाए। तो जो एनर्जी है वो सही चैनलाइज नहीं होने की वजह से ये परिणाम है। और प्लस पेशेंस लेवल, जैसे कि सर ने भी बताया कि मतलब पेशेंस लेवल और कंसंट्रेशन लेवल बहुत वीक हो गया है। और थोड़ा बात से दूर से तो जैसे कि पेशेंस, हाँ जैसे पेशेंस लेवल और ये बहुत कमजोर हो गया, और मल्टीटास्किंग आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। अब जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं 15-20 साल पहले जब मैं छोटा हुआ करता था, 10 साल 15 साल, तब मोबाइल वगैरह नहीं था तो मल्टीटास्किंग नहीं था। आज अपन कुछ भी कर रहे हैं, ऑफिस में काम भी कर रहे हैं तो भी मोबाइल में कुछ ना कुछ व्हाट्सएप खोल लिए या टेलीग्राम खोल लिए या कोई सोशल मीडिया खोल लिए। बच्चा है खाना खा रहा है तो भी मोबाइल देख रहा है, पढ़ रहा है तो भी मोबाइल देख रहा है, मोबाइल में पढ़ रहा है या अलग अलग टैब्स खुला हुआ है, एक में कुछ गेम चल रहा है, एक में कुछ पढ़ाई का चल रहा है। तो ये मल्टीटास्किंग भी आज के डेट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, जो हमको लगता है कि हम फॉर्चुनेट थे। जब हम छोटे थे तो मल्टीटास्किंग वाला चीज नहीं होता था, तो मल्टीटास्किंग से कंसंट्रेशन लेवल मेरे को लगता है कि बहुत कमजोर हो गया। अपन एक चीज में स्थिर नहीं रह पाते हैं, स्थिरता नहीं रहती। अपन सोचते हैं यार मैं मतलब अभी बोलते बोलते मैं कुछ पढ़ भी लूं, लिख भी लूं, तो वो चीज संभव नहीं है। कंसंट्रेशन किसी चीज को चाहिए, कोई चीज को अचीव करने के लिए, कोई भी चीज को एक्सीलेंस तक अगर हासिल करना है तो कंसंट्रेशन के बिना पॉसिबल नहीं। तो यही है आज का जो मेन प्रॉब्लम है, यही है कंसंट्रेशन हो गया। और
वेलबींग जैसे मेंटल है, इमोशनल, तो सब कुछ दिमाग ही है, अपना सोच ही है जो अपने को बाकी लोगों से अलग करता है। तो अभी फिलहाल तो मेरे पास यही थॉट है। थैंक यू। देखिए, एनर्जी को हम फील डेली करते हैं कि आज मेरी एनर्जी लो है या आज बहुत अच्छा फील हो रहा है, उस आदमी से मिलकर एनर्जी अच्छी लगी, उस आदमी से मिलकर एनर्जी डाउन लगी, उस जगह पे जाने से एनर्जी अच्छी हुई। लेकिन ये एनर्जी को हम साइंटिफिक वे में समझ नहीं रहे हैं। हमारा जो माइंड है उसके अंदर जो भी एक थॉट आ रही है वो एक एनर्जी है, और थॉट्स के बाद जो इमोशन आती है वो और तेज एनर्जी है। अगर थॉट्स के अंदर एक एनर्जी है तो इमोशन में 1000 किलोवाट की एनर्जी है। तो जब हम खाली बैठे हुए हैं और ये जो एनर्जी यहाँ पे खत्म हो रही है, जैसे मैं खाली बैठा हूं और मैं सोचना शुरू कर दिया पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, तो ये माइंड का जो मीटर है ना ये चलना शुरू हो गया, जिसको हम कह रहे हैं ओवर थिंकिंग, और बिल निकलना शुरू हो गया। मैं तो इस चीजों पे रिसर्च कर रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलके कि कोई ऐसे वियरेबल डिवाइस आ जाए कि जितना मेरा माइंड चलेगा, जितने थॉट्स चलेंगे, उतना इसमें बिल निकलना शुरू हो जाएगा मोबाइल में। क्या आप ऐसे खाली बैठे और आप कुछ सोचे और थोड़ी देर बाद मोबाइल में बिल आया 10,000 रुपए और आपके पेटीएम से कट जाए, तब आपको अफसोस होगा ये हो क्या रहा है भाई, मैंने 10,000 रुपए खर्च कर दिए। क्योंकि हमें केवल मनी की लैंग्वेज समझ में आती है, एनर्जी की नहीं। तब हमें समझ में आया कि मैंने फालतू की एनर्जी वेस्ट कर दी। ऐसे ही जब आपको गुस्सा आए और आपके 10,000 किलोवाट खर्च हो जाए और 1 लाख रुपए का बिल मोबाइल में आ जाए, तब आपको रिग्रेट होगा, अरे यार ये गुस्सा मैंने बेफालतू का कर दिया, 1 लाख रुपए खर्च हो गए मेरे अकाउंट से। सोचिए डॉक्टर साहब, क्या आप गुस्सा करेंगे 1 लाख रुपए अगर ऐसे निकल जाए और वो ऑटो डेबिट हो जाए आपके अकाउंट से? सब गौतम बुद्ध बन जाएंगे। क्योंकि हमें लैंग्वेज ही केवल मनी की समझ में आती है, हमारी प्रोग्रामिंग इस प्रकार की है। अगर 1 महीना भी ऐसा नियम बना दिया जाए कि ऐसे मोबाइल के साथ आधार कार्ड लिंक कर दिया जाए और ऐसा कर दिया, जितनी बार गुस्सा करेगा, जितनी बार नेगेटिव आएगा, आपका बिजली की तरह माइंड का बिल आएगा। हम 1 महीने में सुधर जाएंगे, हफ्ते में 1 दिन भी हो जाए और उसकी कोई कंप्लेन भी नहीं होगी कि साइबर हैकिंग हुआ। तो एनर्जी जो है, जैसा सरकार का पैसा बनना नहीं, वो सरकार के पास नहीं रहेगा, वो जनहित में ही लगाया जाएगा। तो जैसा अंकित ने कहा ना कि मोबाइल, जो लोग जिम में जाके गुस्सा निकाल रहे हैं, यस, कहीं का गुस्सा कहीं पे, कहीं की एनर्जी कहीं पे। इंदौर के अंदर एक साइबर कैफे खोला गया है सर, जहां पर आपको घंटे के 5,000 रुपए देने होते हैं और वहां पे पूरी कबाड़ी की चीजें भरी हुई हैं और आप अपने गुस्सा निकालने के लिए तोड़ सकते हैं, टीवी तोड़ सकते हैं। हाँ, वो कबाड़ वालों से सामान खरीदते हैं तो लोग गुस्सा निकालने के लिए 5,000 रुपए 15 मिनट का, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए देते हैं। तो लोग पागलों की तरह जा भी रहे हैं वहां, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा क्या वो गुस्सा निकालने से अगली बार का गुस्सा नहीं आएगा। सॉल्यूशन ये नहीं है कितनी बार तोड़-फोड़ करेंगे। सॉल्यूशन ये है कि इस पागल बंदर को कंट्रोल करना होगा। ये जो पागल बंदर बन चुका है और यही इमोशनल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चलते हैं, बात करते जा रहे हैं सॉल्यूशंस के लिए। अग्रवाल जी, आप बोलना चाहेंगे? और कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे मैं अपने आप को चेंज कर पाया। तो जो प्रॉब्लम है उसका मैं सॉल्यूशन पे बात करता हूँ। अभी तक हम लोग प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन 2 चीजों पे है। उसका एक वर्ड है इच्छा और दूसरा वर्ड है धर्म। तो ये जो समस्याएं होती है वो हमारी इच्छाओं के कारण होती है, और इच्छाओं को जनरेट करते हैं हमारी सेंसेस, इंद्रियां, और इंद्रियों को जब विषयों से संपर्क होता है उसी से डिजायर्स पैदा होते हैं, और डिजायर की पूर्ति नहीं होने पे हमको क्रोध आता है। तो सबसे पहले हमको डिजायर्स को कम करना पड़ेगा, और डिजायर्स कम होगा जब हम धर्म से जुड़े हैं। तो किसी भी धर्म में हो, चाहे जैन धर्म में हो, चाहे हिंदू धर्म में हो, या किसी अन्य भी धर्म में हो, तो वो सारे धर्म हमको अपनी इच्छाओं पे संतुलित रहने के लिए, अपने आप को स्व में रहने के लिए, समता में रहने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए सोल्यूशन पे अगर हम आए तो अपनी इच्छाओं को कम करना पड़ेगा, डिजायर्स को कम करने के लिए हमको धर्म से जुड़ना पड़ेगा।
और इसी के लिए एक छोटा सा श्लोक बोलता हूँ। ध्यायते विषयान् पुंसः संगते सुख जायते, संगात् संजते काम, कामात् क्रोधः विजायते। तो हमको क्रोध कब आता है? जब हम अपनी डिजायर्स की पूर्ति नहीं होती है। जब डिजायर्स की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। और क्रोध का परिणाम सर ने बोला है कि भाई क्रोध करने से कितना नुकसान होगा। तो मैंने क्रोध का करोड़ों का नुकसान किया। तो उस क्रोध में ही संयम जो है हम अपनी इच्छाओं को कम करके कर सकते हैं। क्रोध एक ऐसी चीज है, एक ऐसी एनर्जी है जो एकदम स्पार्क की तरह आती है और हर किसी को आती है, लेकिन जब वो आने के बाद चली जाती है और उस दौरान कितना कुछ बिगड़ चुका होता है, जब उसका एहसास होता है तो बहुत बड़ा गिल्ट होता है। एज ए काउंसलर मैं जब लोगों को सुनता हूँ और वो अपने अनुभव बताते हैं कि मैंने गुस्से में आके ये कर दिया था, मैंने गुस्से में आके ये कर दिया, मैंने गुस्से में आके ये कर दिया, वो किया होगा उन्होंने 10 साल पहले, 20 साल पहले, लेकिन वो 20 साल से उस चीज का पछतावा उनके माइंड में, जहन में बसा हुआ है और उसकी वजह से उनको इतनी सारी बीमारियां हो गई हैं कि अब उससे छुटकारा नहीं मिल रहा। वो अभी भी यही सोच रहा है काश मैंने वो नहीं किया होता। तो अगर हम ये जो गुस्सा एक एनर्जी है, इस गुस्से को समझ लें, गुस्सा एक बहुत बढ़िया इमोशन है और गुस्सा आता नहीं है, हम करते हैं। हमें लगता है गुस्सा आता है, हम करते हैं। आता तो यूनिक है, पॉटी है, उसको रोका नहीं जा सकता। देखिए आप गुस्सा आप हमेशा अपने से छोटे पे करोगे, अपने से बड़े पे नहीं करोगे, है ना। अभी आप गाड़ी लेके जा रहे हो, एक रिक्शा वाले ने ठोक दिया, आप तुरंत गुस्सा करोगे। वहीं से सीएम का काफिला निकल रहा था, वो एक बार और ठोक दिया, अब कुछ गुस्सा नहीं कर सकते, बोलो कोई बात नहीं सर, जान दो। तो समझिएगा, समझदारी से ही हम गुस्से को हैंडल कर सकते हैं। ये बात कि गुस्सा करना जरूरी है, बिना गुस्से के रहा ही नहीं जा सकता, इस बात को महावर सर बहुत अच्छे से समझते होंगे। क्योंकि अगर ये गुस्सा नहीं करेंगे तो इनके सबऑर्डिनेट सोचेंगे सर तो बहुत ही कूल आदमी है, इनको तो जैसा चलाना है वैसा चला लो। लेकिन गुस्सा आप किस लिए कर रहे हो कि गुस्से के द्वारा सामने वाले के बिहेवियर में बदलाव लाना चाह रहे हो। अमिताभ बच्चन बनिए एंग्री यंग मैन, लेकिन एक्टिंग में अमिताभ बच्चन जब नॉर्मल देखते हो कितने कूल हैं, लेकिन जब पिक्चर में देखते हो तो एंग्री यंग मैन क्या गुस्सा होता है। तो आपको जब गुस्सा करना है तो पहले सोचिए कि मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ। अच्छा सामने वाला ठीक नहीं कर रहा है, इसको बदलना है। अब आप अमिताभ बच्चन बन जाइए, आप हेमा मालिनी बन जाइए, जो भी आपको अच्छा एक्टर बनता है, और गुस्सा करिए। गुस्से की एक्टिंग, सामने वाले के ऊपर पूरा असर आना चाहिए, आपके अंदर एक पॉइंट का भी बीपी नहीं बढ़ना चाहिए। ये आता है तब जब आपके अंदर एक समझ होती है कि मैं गुस्से की एक्टिंग कर रहा हूँ, गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज जब भी गुस्सा करेंगे लीवर में प्रॉब्लम आएगी और हार्ट में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। राइट, नेक्स्ट संतोष, हमारी टीम के भी कुछ मेंबर जुड़े हैं जो एज ए टीम मेंबर वर्क करते हैं। तुम्हारा भी अनुभव सुनना चाहूंगा गुस्से को लेकर, या वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स को लेकर, या वर्क प्लेस पर लेकर स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर, या अपनी इमोशन को कैसे मैनेज करना चाहिए। सर मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए अपनी एज के हिसाब से बहुत छोटा हूँ और मैं आप लोगों के बीच में शेयर ये करना चाहूँगा। जैसे मैं आपके सर की बात सुन रहा था अभी, तो इनका भी ये कहना था कि मल्टीटास्किंग हमारे एज, जैसे कि अभी मेरा एज 24 है और मैं इतने कम एज से जो काम कर रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें जो है हमारे साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि मल्टीटास्किंग के चक्कर में हम लोग टाइम बचाने के लिए जो मल्टीटास्क करते हैं वो सब चीज़ों की वजह से हमारे जो काम को बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से हम लोग मेंटली उसी चीज़ों के चक्कर में हम लोग उलझे रहते हैं सबसे ज़्यादा, और वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी है। हम उन्हीं कामों के चक्कर में बार बार उसी लूप में बार बार फंसते जाते हैं। बस इतना ही कहना चाहिए। इन्होंने कहा कि एक टीम मेंबर की तरह एक एम्प्लॉय को बहुत मल्टीटास्किंग करना होता है और मल्टीटास्किंग डेफिनेटली माइंड की एनर्जी को डिस्टर्ब कर देता है। तो मल्टीटास्किंग डेफिनेटली हर किसी की लाइफ में चल रहा है, केवल तुम्हारी ही लाइफ में नहीं। एक बॉस को भी मल्टीटास्किंग करना पड़ता है,
उसको घर भी मैनेज करना है, बिजनेस भी मैनेज करना है, स्टाफ भी मैनेज करना है, पेशेंट भी मैनेज करना है। लेकिन मल्टीटास्किंग को हैंडल करते आना चाहिए। अगर आप टू डू लिस्ट बनाएं और अपने डे को कंपार्टमेंटाइजेशन करें और अपने माइंड को शांत करके कि कौन सा काम पहले प्रायोरिटी है और कौन सा काम कब करना है, और पोलाइटली आप सामने वाले को बोले कि सर अगर आपका काम एकदम अर्जेंट नहीं है तो मैं इसको 15 मिनट बाद कर दूं क्या, तो शायद हर व्यक्ति समझेगा और आप अपने माइंड के अंदर एक कंपार्टमेंटेशन मॉडल डेवलप करेंगे तो काफी कुछ हैंडल कर सकते हैं मल्टीटास्किंग। मानसिक और भावनात्मक कल्याण, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का कल्याण। यस। अब इसमें मेरा कारण और निवारण पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं पूर्व के उद्बोधन में डॉक्टर ने काफी चीजों को बताए, हम लोग सब सुने हम चीजों को। मेरे को ऐसा प्रतीत होता है चाहे मल्टीटास्किंग वाली बात हो या गुस्साने वाली बात हो, मैं यदि खुद अपने आप से भी मैं पूछूं तो इस मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण के पीछे हम किन तत्वों को लेकर के विचार करते हैं, सोचते हैं, अन्वेषण करते हैं। देखिए उदाहरण के लिए छोटे बच्चों को बोलते हैं कि मोबाइल मत देखो, टीवी मत देखो, मत देखो तो हम बोल देते हैं, लेकिन मत देखने के बाद वो क्या करे उसका विकल्प उनको नहीं दे पाते। क्या हम उनके साथ समझ लेना चाहते हैं? मोबाइल मत देखो, ये इंस्ट्रक्शन देखो बहुत सरल है। इसी तरीके से प्रत्येक कार्य में अपन देखें, कभी कभी हम लोगों ने भी सुना कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा व्यस्त रहता है उसके पास ही और काम करने के लिए समय रहता है। जो व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है उसका समय नहीं है। तो मल्टीटास्किंग का जो आनंद है उसको आनंद की विशेष दिखाता है। तो जितना अधिक कार्य और जितना अधिक आपकी मानसिक व्यस्तता है उतना ही आपकी सूझ जागृत होती है, उतना ही आप में इंटेलिजेंसिया को बेस मिलता है फैलाव करने का, उसको विस्तार करने का। अरे चतुरिया बैठे बैठे आपके लाइफ की टॉपिक चल रही है, बैठे भी स्वागत है। तो चतुरिया विषय चल रहा है जिसका आपको व्याख्या देना है। अच्छा, विषय है मानसिक स्वास्थ्य। ये क्या बोले? मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य दो चीजें हैं, एक मानसिक है, दूसरा भावनात्मक है और तीसरा शब्द स्वास्थ्य है। तो मैं स्वयं अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ, अपने आप का आत्मावलोकन करता हूँ। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि कोई भी एक्टिविटीज को देखूं, सुनूं, चखूं, बोलूं, जितनी आप लोग का एक्टिविटीज बोलते हैं, छूकर, देखकर, बोलकर, सुनकर, इसमें जो अपनी अनुभूति होती है उससे हम प्लेजर फील करते हैं। लेकिन ये जो प्लेजर है स्थायी भी है। जैसे अच्छा सुगंध दुर्गंध में बदला हमको इरिटेशन है, अच्छा स्वाद कड़वे स्वाद में बदला हमको इरिटेशन है। अर्थात जितने भी देखकर, सुनकर, छूकर वाली जितनी भी परिस्थितियां हैं वो अस्थायी परिस्थितियां हैं जो वापस हमको कटने में डालती है या हमको परेशानी का सबब बनती है। लेकिन इसमें आगे जो डॉक्टर साहब अपने बहुत सारे व्याख्यानों में या बोधन में समझाया है
कि जितनी भी देखकर सुनकर चखकर और जो चीजें हैं उससे ऊपर और अभी है माइंड, जो मानसिक तरंगों के द्वारा फिल्ट्रेशन के पश्चात हम किसी भी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, उसका आस्वादन लेते हैं और उसमें जो हमको परसिस्टेंसी, चिरलग्नता जो मिलती है उसका धारणा हम ये लेते हैं, अपने आप से पूछे कि इसको सुनना ही मेरा उद्देश्य है, सुनना मेरे लिए योग्य है क्या, देखना मेरे लिए योग्य है क्या, चखना मेरे लिए योग्य है क्या। जहाँ तक स्वास्थ्य पर बिंदुओं पर हम इस चीज को फोकस करें, अपनी सारी गतिविधियों को ये मेरे लिए और मेरे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है क्या, इसको हम अपने माइंड से पूछें, अपने चित्त और वृत्ति मन से ना पूछे। जैसे डॉक्टर साहब बोलते हैं मन से गाइडेड नहीं होना चाहिए, मन की गड़बड़ सब लोग करते हैं, बुद्धि से पूछे। तो हमारी हर एक गतिविधि मन, वृत्ति और चित्त के अनुसार न चले। अभी वो ये रहा है कि हमारा बुद्धि जो है रिवर्स चल रहा है, मन के द्वारा चल रहा है। हम अच्छे टीवी देखना पसंद कर लेते हैं, अच्छे गाना सुनना पसंद करते हैं, स्वास्थ्य के है हानिप्रद है या प्रदेश को देखे बगैर टीवी खाना शुरू कर देते हैं। हम पूछते नहीं, यहाँ से बुद्धि से हम पूछते हैं और बगैर बुद्धि से पूछे हम अपने मन और वृत्ति और चित्त के अनुसार से गतिविधि करना शुरू कर देते हैं। यदि हम उसको रिवर्स दें, इसी चिंतन को हम रिवर्स मोड में ले जाए, कोई भी गतिविधि करने के पहले हम अपनी बुद्धि से पूछ लें, भाई बताओ 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 ये ठीक है कि नहीं है, और वो जो निर्देश दे वैसा करे। मन जो निर्देश दे वैसा ना करे, चित्त जो निर्देश दे वैसा ना करे, वो तो सुविधा में ही सुख देखता है। एक कार हो गया तो 2 कार चाहिए, एक तो बंगला हो गया तो 4 बंगला चाहिए, उसका कोई अंत तो है। तो कोई भी सुविधा में जो हम सुख देखने की हमारी जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को यदि मैं बुद्धि द्वारा गाइडेड कर दूं, एक सिंपल सा अभ्यास उसको करना है हमेशा। कोई भी काम करने पर 1 मिनट सोचना है और यहाँ जो बैठा हुआ उससे पूछ दो क्या मेरे लिए ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि जो मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में अच्छा यदि कोई गाइड करने वाला यदि कोई तत्व है तो हम लोगों के पास ही है। हमें किसी पॉजिटिव हेल्थ की मदद से ये चीज की जागरूकता मिल जाएगी कि हमको ऐसा करना चाहिए। तो इसमें पॉजिटिव हेल्थ का तो भूमिका है ही, क्योंकि यहाँ हम बैठ कर भी ये बात बोल पा रहे हैं, है ना। इसके पहले तो नहीं बोल पाते। के लिए हम लोग कृतज्ञता ज्ञापन कर सकते हैं, सब चीज के लिए सिखाया। थैंक यू। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब समझते हैं कि पागलपन या डिप्रेशन नहीं। मानसिक स्वास्थ्य की 3 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी जिसको बोलते हैं यही वाला जो जिसमें पागल हो जाता है इंसान, या बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया, या सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया। इसको बोलते हैं सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, जिसके लिए साइकियाट्रिस्ट की जरूरत होती है। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे क्योंकि वो हमारा डोमेन है ही, उसके लिए साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। लेकिन उसके नीचे की जो 3 कैटेगरी है, पहली कैटेगरी कि जब माइंड कंफ्यूज है, स्ट्रेस्ड है, तनाव में है, उसे पता है कि ये करना चाहिए लेकिन कर कुछ और रहा है, खुश नहीं है, उलझा सा है, परेशान सा है, चिड़चिड़ा सा है, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, उदास सा है, ये भी तो मेंटल स्वास्थ्य नहीं है ना। दूसरी कैटेगरी है कि गुस्सा बहुत ज्यादा कर रहा है, भावनाएं कंट्रोल ही नहीं है, हर छोटी छोटी बात पे
रिएक्शन दे रहा है, किसी को पीट दे रहा है, किसी के ऊपर गुस्सा कर रहा है, किसी के ऊपर चिड़चिड़ापन कर रहा है। और तीसरी कैटेगरी है कि समझ सब कुछ है लेकिन गाड़ियां स्पीड से चला रहा है, एक्सीडेंट कर रहा है, नशे की गिरफ्त में आ चुका है, सारे बिहेवियर उल्टे सीधे कर रहा है। ये सारी जो समस्याएं 1, 2, 3 कैटेगरी जो मैंने गिनाई, इसके लिए साइकियाट्रिस्ट की जरूरत नहीं है, गोलियों की जरूरत नहीं है, इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। इसी के लिए ये मीटिंग बुलाई है। फर्स्ट कैटेगरी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो ये जो माइल्ड है, जिसमें हम पहली कैटेगरी है जिसको हमको लगता है कि नहीं तो नॉर्मल है, मैं खुश नहीं हूँ, ये नॉर्मल है, नहीं ये मानसिक स्वास्थ्य नहीं होने की निशानी है। मैं कंसंट्रेटेड नहीं हूँ, फोकस नहीं हूँ, काम में मन नहीं लग रहा है, एक काम कर रहा हूँ फिर मोबाइल खोल रहा हूँ, फिर दूसरे काम पे लग जा रहा हूँ, ये भी मानसिक स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। मैं एक जगह पे टिक के बैठ ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा मन ओवर थिंकिंग कर रहा है, मेरा मन नेगेटिव थिंकिंग में चले जा रहा है, ये भी मानसिक स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। लेजीनेस है, पता है कि ये काम करना है, जरूरी है, लेकिन कर नहीं रहा हूं, टाल मटोल कर रहा हूं, प्रोक्रास्टिनेशन कर रहा हूं, ये भी मानसिक स्वास्थ्य नहीं है। सारा दिन रील्स देख के, मोबाइल्स देख के टाइम को किल कर रहा हूं और फिर रात को पछता रहा हूं कि आज क्या किया, ये भी मानसिक स्वास्थ्य की निशानी नहीं। और इसके ऊपर भावनात्मक, कि जब छोटी छोटी चीज पे रिएक्ट कर दे रहा हूं, भावनाएं बह रही हैं, किसी ने डांट दिया रोना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया एंजाइटी फील कर लिया, हर छोटी छोटी बात पे तुरंत मिजाज हो गया। तो ये जो मानसिक स्वास्थ्य की निशानियां होती हैं, ये एब्सेंस, जब मानसिक स्वास्थ्य एब्सेंट होता है तो ये सारे लक्षण, जैसे बोलते हैं ना शुगर के क्या लक्षण है कि यूरिन ज्यादा होगा, भूख ज्यादा लगेगी, बॉडी वेट कम हो जाएगा, सबको पता है शुगर के लक्षण। ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या है, घबराहट लगेगी, है ना, पसीना ज्यादा आएगा, सबको पता है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण पूछूं तो लोगों को नहीं पता है। ये जानकारी हमें देनी है कि जो ये लक्षण है, ये मानसिक स्वास्थ्य के नहीं होने से ये लक्षण, ये सारी चीजें। और जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है वो अपनी डे टू डे लाइफ को बेस्ट वे में मैनेज करता है। सुबह उठने से लेकर रात तक 24 घंटे उसे कैसे बिताने हैं, 1 by 1 मैनेज करता है। वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखता है। वो अपने वर्क और लाइफ के बीच में बैलेंस बना के रख रहा है, ये समझ उसको है, ये मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। उसे पता है कि मुझे कहां टाइम यूटिलाइज करना है, कौन सी एक्टिविटी मेरे लिए रोकड़ा एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी मेरे लिए टाइम किलिंग एक्टिविटी है, ये मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। उसे पता है कि मेरी इमोशंस मुझे कैसे मैनेज करनी है, कहाँ गुस्सा दिखाना है, कब गुस्सा दिखाना है, कितना दिखाना है, कहाँ पे आंसू निकालने हैं और कहाँ पे आंसू नहीं निकलने देने। कैसे मैं अपने इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन को चुपचाप अंदर ही अंदर मैनेज करूं, कैसे मैं अपनी टीम की एनर्जी को बना के रखूं। ये इमोशन दो-धारी तलवार है। इस इमोशन के ऊपर बुक लिखी गई है इमोशनल इंटेलिजेंस। जो सर जैसे लोग होते हैं वो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, वो अपनी इमोशन को बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। क्रोध भी कर रहे हैं तो क्रोध एक एनर्जी है, उसका यूज करेंगे ना, कहां पे करना है। प्यार एक एनर्जी है, उस प्यार को भी यूज करना है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस कि जब मुझे ये पता है कि मेरी एनर्जी, मैं अपनी इमोशन को कैसे मैनेज करूं, जब मुझे ये भी आता है कि सामने वाले इमोशनल है उसको इमोशन को कैसे हैंडल करूं, और दोनों की इमोशन को हैंडल करके विन विन सिचुएशन कैसे प्लान करूं, इसका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। 1970s में जब जॉब इंटरव्यू होते थे तो वहां पर एक चीज देखी जाती थी जिसको बोलते थे IQ। सर आप मेरी इस बात से शायद एग्री करेंगे, आप मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते होंगे कि जिसका IQ ज्यादा होता था उसे जॉब में सिलेक्ट कर लिया जाता था। और IQ का एक बकायदा क्वेश्चनियर टेस्ट होता था और उसमें मार्किंग होती थी कि इसका IQ 80 है, इसका IQ 90 है, और जिसका IQ ज्यादा है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता था। इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट, कौन कितना इंटेलिजेंट है, नॉलेज कितनी है। अभी 2000 के बाद IQ के अंदर EQ जुड़ गया। आज जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर हैं जो उसके HR होते हैं वो IQ का अलग टेस्ट लेते हैं
और EQ का अलग लेते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट। और उसके लिए क्वेश्चन अलग अलग तरीके से फ्रेम किए जाते हैं, सिचुएशंस देके कि आपको ऐसा हो गया तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आपको एक ऐसा टास्क दिया गया इसमें आप कैसे करोगे। कई बार प्रैक्टिकल करा के देखा जाता है, जानबूझ के गुस्सा दिलाया जाता है, जानबूझ के इरिटेट कराएंगे उसको, उसका इमोशंस रिएक्शंस देखना है। और आज उसको सिलेक्ट किया जाता है जिसका IQ भी अच्छा हो और EQ भी। ये किसकी बात कहा मैंने? 2000 से लेकर 2020 तक की बात थी। 1970 से लेकर 2000 तक IQ और अब EQ। अब लेकिन जो तीसरा चीज आ रहा है आने वाला समय, अब आएगा SQ। SQ है स्पिरिचुअल कोफिशिएंट। अब EQ और IQ से काम नहीं चलता। UK, यूरोप, अमेरिका, रशिया, वहां पर ये शुरू हो चुका है। मेरी कई बार इस टाइम प्लेटफॉर्म पे बात हो चुकी है। वहां पर आ रहा है स्पिरिचुअल लीडरशिप। यस, वो लोग ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को जिनके पास IQ भी है, EQ भी है और SQ भी है, कि जो अपनी सोल से जुड़ा हुआ है, उस ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, तो वो अपना EQ भी मैनेज कर लेता है, IQ भी मैनेज कर लेता है और SQ। IQ बोलते हैं लेफ्ट ब्रेन से आता है और EQ राइट ब्रेन से आता है, और SQ दोनों ब्रेन के जो बीच का हिस्सा होता है, जिसको हम कॉर्पस कोलोसम बोलते हैं, जो दोनों ब्रेन को फटाफट शिफ्ट कर ले, SQ। तो अब जो लेटेस्ट जमाना है EQ, IQ, SQ, इसके ऊपर आप थोड़ा और सर्च कीजिएगा, समझिएगा कि कैसे EQ डेवलप करना है, कैसे IQ डेवलप करना है और कैसे SQ डेवलप करना है। मैं अपनी बात बीच बीच में जारी रखूंगा, लेकिन आज हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो इस विषय पर बोलना चाहेंगे आप? मैं स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसी दौरान सर से भी मुलाकात हुई थी मेरी, और इस विषय में जब मैं खुद के साथ कुछ काम कर रहा था स्पिरिचुअलिटी वाले सेगमेंट में, तब मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। कुछ शुरुआत में इतने लुभावने और इतने अच्छे इवेंट्स मेरे साथ हुए कि ऐसा लगा जैसे ये तो चमत्कार सा है कि जो डीपेस्ट डाउन अंदर में भरी हुई कुछ फैंटेसीज थी वो खुद ब खुद बाहर होते आ रही हैं और सामने होती हुई नजर आ रही हैं। मतलब यूं समझो कहीं से भी एक रैंडम अचानक से कॉल आता है और मुझे ऐसी जगह बुलाया जाता है जो मेरे लिए शायद कुछ समय तक एक सपना रहा हो और वो मैं जी रहा होता हूँ, तो वो मुझे बहुत ही ज्यादा मिरेकलस लगा और मैं उस फील्ड में और एक्सप्लोर करने आगे बढ़ा। तो जब आगे बढ़ा तो फिर धीरे से समझ में आया कि खुद की खोज जब शुरू हुई, वो फैंटेसीज खत्म हुई, वो बाहरी थॉट्स जो एक्सटर्नल थॉट्स थे वो खत्म हुए, तो फिर खुद की खोज करते करते पाया कि आखिर हम हैं कौन, हम चाहते क्या हैं, किस दिशा में चल रहे हैं, हम क्यों हैं यहाँ। तो वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जिसको होते हैं कि हम हैं क्यों भेजा गया है हमें यहाँ पे, क्या पर्पस है हमारा इस जीवन में रहने का, उसकी खोज जब शुरू हुई तो समझ में आने लगा धीरे धीरे कि बहुत सारी चीजें तो यहाँ पे भ्रम चल रहा है, मतलब भ्रांति में जीवन गुजारा जा रहा है। और किसी को मतलब बहुत से लोग ऐसे मिल रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं और क्यों ही जिए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। दैट इज व्हेन जब मैंने एक अकेलापन महसूस किया, एक एम्प्टीनेस में अपने आप को पाया कि मैं कहाँ हूँ, एक वॉइड मिला कि यूं लगने लगा जैसे चलते हुए जीवन में राह में एक गड्ढा सा आया और वो गड्ढा इतना गहरा है कि खत्म ही नहीं हो रहा है, आप गिरे जा रहे हो। बीच में कुछ लोग, कुछ इवेंट्स, आप जैसे लोग भी मिल रहे हैं जो समझ भी पा रहे हैं, बता भी पा रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ खुद की खोज है और वो खुद ही से करनी है। जो कहते हैं कि अपने अंदर झांक के देखना है, अपने आप को पहचानना है, वो खुद से ही आता है। आप लोगों से मिलके उनकी संगत से सीख सकते हैं कि वो क्या ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें हेल्प कर रहा है अपने आप की खोज को बढ़ाने में, पर करना तो आप ही में है। तो जैसा कि सर ने कहा कि जो मेंटल स्टेट की जो बात करी, जो मानसिक संतुलन बिगड़ रहा होता है वहां पे, उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वरना
क्लैरिटी नहीं होना, कंफ्यूजन नहीं होना, अकेलापन महसूस करना, अकेले रह जाना, ये बहुत ज्यादा महसूस होता है और बहुत डीप लेवल तक महसूस होता है कि इस कदर हो जाता है कि आप किसी से भी बात करो, आप किसी को अपनी बात समझा ही नहीं पा रहे हो और आप किस स्टेज पे हो शायद सामने वाला सुन के भी अनसुना कर बैठता है क्योंकि वो पागलपन जैसा लगने लगता है सामने वाले को कि ये क्या बातें कर रहा है। शायद सामने वाला उस फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं किया इसलिए, या किसी ने अगर एक्सपीरियंस किया है तो वो अपनी जर्नी जरूर बता रहा होता है लेकिन वो कहीं आपको संतुष्ट नहीं कर पा रही होती है उनकी बातें या उनकी कहानियां, क्योंकि खोज खुद की है। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि मानसिक संतुलन और भावनात्मक संतुलन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जितना अवेयरनेस हम लोग क्रिएट करें ये बहुत जरूरी है। मैं जिस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ ये बहुत नॉर्मल है, ऐसा मुझे अब पता चल रहा है और ये जानने के बाद सिर्फ इस बात को जान लेने से ही खुद को मान लेना थोड़ा सा आसान हो गया है कि ठीक है मैं जिस भी कंडीशन में हूँ जैसे हूँ अभी फिलहाल अपनी खोज में हूँ और समय लगेगा। ये एक रात की जर्नी नहीं है, 15 दिन की जर्नी नहीं है, ये सालों साल का प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें गुजरना है और डे टू डे एक्टिविटीज हमें ये करते हुए ही आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच सर। सर ने ये बात कही ना, केवल इनके साथ नहीं बीत रहा है ये, इसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या स्पिरिचुअल वॉइड। ये हर व्यक्ति की लाइफ में कभी न कभी आता है, या तो आ चुका है या आएगा। ऐसा कहा जा रहा है ना कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा, खनिज खत्म हो जाएंगे, बिजली खत्म हो जाएगी, पानी खत्म हो जाएगा, इसको बोलते हैं मेटेरियलिस्टिक क्राइसिस। कुछ नहीं होगा। हम इंसान इतने चालाक हैं, इतने समझदार हैं कि हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। जब पेट्रोल खत्म होगा तो इलेक्ट्रिसिटी निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगी तो सोलर निकाल लेंगे। ये दिमाग खोपड़ी बहुत खतरनाक है, इसलिए उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। एक चीज जरूर आएगी, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। ये कब आती है? आदमी को तब आती है जब वो बहुत बड़ी मुसीबतों से गुजरता है और उसको लगता है कि मैं कर क्या रहा हूं, जो भी मैं कर रहा हूं मैं क्यों कर रहा हूं, क्या मतलब है ये सब करने का। एक उस समय उसको समझ में आता है, लगता है क्या हो रहा है, मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, क्या करना है। ये क्वेश्चन जब उसके अंदर राइज होते हैं और उसका आंसर वो ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता है, नहीं मिलता। दूसरी तरफ तब आता है जो बचपन से उसने सुना है कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, ऐसा करना चाहिए, और उसने अपने सारे असूल संस्कार बना लिए। लेकिन जब वो दुनिया में उतरता है, दिखता है कि सारे लोग उसका उल्टा कर रहे हैं और बोल सभी वही रहे हैं। तो वो बच्चा जो इतना सा मासूम बच्चा था, उसने वो सारे संस्कार सीखे थे, लेकिन प्रैक्टिकल में जब दुनिया में देखता है कि हो कुछ रहा है, सब बोल रहे हैं, झूठ बोलना पाप है, बोल सभी रहे हैं, तब फिर उसके सामने ये क्वेश्चन घूमने शुरू हो जाते हैं और तब फिर उसका थोड़ा मानसिक या भावनात्मक स्वास्थ्य, लोग उसको बोल देते हैं कि उसका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बिगड़ गया। नहीं, वो फिर अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चला गया। वो फिर यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। और तीसरा कब आता है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत, कैफे कॉफी डे, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों के जिन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया और ऊपर जाकर फिर देखा खाली है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, क्या मिला यहाँ पर आके, मकसद क्या है जिंदगी का, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फिर वही क्वेश्चन पैदा हो जाता। तो ये आएगा सब किसी के पास, किसी का बचपन में आ जाएगा, किसी का जवानी में आएगा, किसी का सब कुछ अचीव करने के बाद आएगा और किसी का फेलियर होने के बाद आएगा। लेकिन ये आना बहुत जरूरी है, यहीं से आगे का रास्ता निकलता है, क्योंकि ये आपकी चेतना को जागृत करता है। हमें सारी कहानियां गलत सुनाई गई हैं, गलत सिखाया गया है। हम अपनी सोच, हमारी कुछ रह ही नहीं गई है, हमारी सोच ही बदल दी जा रही है। ये जो बाजारवाद मेटेरियलिस्टिक दुनिया है ना, इसमें हमें खींचा जा रहा है। इच्छाएं, जैसा आपने कहा, इच्छाएं हमारे पास है ही नहीं, इच्छाएं पैदा कराई जा रही हैं। आईफोन 15, 16, 17, फिर ये कार, फिर वो सैटेलाइट, और ये अंधी दौड़ में दौड़ाया जा रहा है। और जिसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आई, फिर उसने कहा कि मैं मना करता हूं इस रैट रेस में दौड़ने के लिए, वो पीछे खींच लेता है और फिर दुनिया उसे जीने नहीं देती।
वो बोलती है कि यार तू अलग कैसे हो गया है। उसको पता है कि वो सही है, लेकिन उसको ये भी पता है कि ये सही है, मैं इसके जैसा बन नहीं सकता हूं। लेकिन इसको क्रिटिसाइज कर करके डिप्रेशन में डाल दो, और ताकि ये इसको समाज से एक अलग कर दिया जाए। ये कार्ल जंग जो फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, फादर ऑफ साइकोलॉजी थे, उन्होंने भी कहा था इसके बारे में। तो आज के समय में लोग आईक्यू डेवलप कर पा रहे हैं, ईक्यू डेवलप कर पा रहे हैं, लेकिन एसक्यू लैकिंग हो रहा है। और इसीलिए हैप्पीनेस की तलाश में, और हैप्पीनेस की तलाश के लिए इच्छाएं पैदा की जा रही हैं, और भटक रहे हैं हम किसी न किसी चीज की तलाश में। हर आदमी भटक रहा है, कोई स्पिरिचुअलिटी की तलाश में, कोई खुशी की तलाश में, कोई ब्लिस की तलाश में। तो ये जो समझ है ना, एक बार एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आने दीजिए, मत घबराइए, और आने के बाद आपको अपने अंदर की यात्रा करनी है, जिसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ अवेयरनेस। और ये अंदर की यात्रा शोर शराबे में नहीं होती, या तो ये मौन में होती है या मेडिटेशन में होती है। टर्न टू गॉड बिफोर रिटर्न टू गॉड, ये कोई दोहा नहीं है, ये सच्चाई है, ये करना ही पड़ेगा। और अब जिस हम समय में गुजर रहे हैं, जहां करप्शन बहुत ज्यादा है, जहां सब कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, जहां पूरा वर्ल्ड अशांति से गुजर रहा है, हर आदमी, चाहे वो पुतिन हो और चाहे बड़े बड़े नेता हों, इस क्वेश्चन से जरूर गुजर रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूं सही है या गलत है। बस पागलपंथी में दौड़ रहे हैं कि वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गए कि अब पीछे नहीं आ सकते, क्योंकि ईगो। पुतिन को भी पता है जो हो रहा है गलत है, यूक्रेन को भी पता है कि जो हो रहा है गलत है, लेकिन ईगो। जैसे ही अगर ऐसे लोगों को एसक्यू पे डाल दिया जाए, अगर ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में चले जाएं या मेडिटेशन में या मौन में चले जाएं, इनका एसक्यू डेवलप हो जाएगा, सारे वर्ल्ड रुक जाएंगे, अपने आप पीछे हट जाएंगे। हमारे महाराज सम्राट अशोक आया ना, उनको भी ये वाला क्वेश्चन, सारा कुछ जीतने के बाद फिर उन्होंने क्या किया? बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि इज एसक्यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पहले से ले आइए, सोचिए, बैठ के कंटेम्पलेशन कीजिए और समझिए, और चलिए अंदर की यात्रा पर। और चलते हैं, भगवान पे तो हर किसी को पहुंचना है, लेकिन कितना अच्छा हो कि हम यहीं पर भगवान को पालें, और फिर जब वहां जाएं तो बिल्कुल खाली होके मरे, रिलैक्स होके मरे, और अगली यात्रा पर एक शानदार तरीके से फिर चलें। भी तो उन्हीं के अंश है ना, आत्मा भी तो परमात्मा का ही अंश है। तो भले वो सूक्ष्म रूप में है, पर है तो एग्जिस्टेंस तो परमात्मा नहीं। बिल्कुल, तो खोज तो हम अपने अंदर भी कर सकते हैं, मान ही सकते हैं। ये मौन कैसे लाए? मौन को लाना बहुत मुश्किल है। मन के अंदर तो चलते रहते हैं विचार। बहुत अच्छा प्रश्न किया है ये वाला। क्या मौन इतना मुश्किल है, या हमें जानबूझकर मौन होने नहीं दिया जा रहा है? आप एक काम करके देखिए, 1 महीना तक इसको बंद कर दीजिए, फिर देखिए अपने आप मौन आएगा। 3-4 दिन छटपटाहट मचेगी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मुझे भी आप ही की तरह लगता था कि आदमी मौन नहीं रह सकता। मैं गया आश्रम, 7 दिन तक मौन रह के देखने के लिए, मोबाइल बंद। वहां तो रूल ऐसा था कि आंख भी नहीं मिलानी है, और एक रूम में रहना है 2 पार्टनर्स के साथ। 3 लोग एक रूम में थे, लेकिन आपको आंखें नहीं मिलानी है, मतलब आंख से आंख मिला के नहीं, आंखों से भी बात नहीं करनी, ऐसे अपने से बात करनी। पहले दिन तो एकदम पागलपंथी लगा, क्यों मैं आ गया हूं यहाँ, छटपटाहट। पता था, क्योंकि जो मन है ना, मन एक क्रिया है, मन की पेंडुलम है, ये ऐसे ऐसे दौड़ेगा। अगर पेंडुलम को आपने रोक दिया पकड़ के, तो घड़ी रुक गई। तो मन एक क्रिया है, वो चलता ही रहेगा, और मन कभी भी रुकना नहीं चाहेगा। जिस समय मन रुक गया, उस समय मन खत्म हो गया, उसका वजूद खत्म। तो मन पेंडुलम की तरह दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा, लेकिन जिस समय आपने मन को रोक लिया, उसी समय मन का वजूद खत्म। और जो कबीर भैया ने कहा, बुद्धि एक्टिव, और वो होने नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि बुद्धि से आदमी वही काम करेगा जो उसे करना चाहिए, और मन से वही काम करेगा, या तो डर के या लालच के, और जो दुनिया कराना चाहती है। तो इसीलिए ये खिलौना हमें पकड़ा दिया गया है।
ये 24/7 हमारे पास रहता है और हमारे मन का कंट्रोल इसके अंदर है। और इससे मन को, पहले तो मन ऐसे ऐसे चलता था, अब ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। तो अब शिव विज्ञान भैरव तंत्र में सिंपल सा तरीका कहा गया कि आप किसी भी चीज पे त्राटक कर लीजिए, मोमबत्ती की लो पे, या हमने पॉजिटिव हेल्थ जोन में जो वो 3D वाला बनाया है उसमें, या सांसों पर, या थर्ड आई पर, किसी भी चीज पे 10 से 15 मिनट केवल बस उसी पे ध्यान लगाते रहिए, ध्यान लगाते रहिए। शुरू में नहीं आएगा, विचार आएंगे, लेकिन 5 से 7 मिनट के बाद जैसे ही मन स्थिर होगा तो मन खत्म हो जाएगा। खत्म होगा तो तुरंत आप ऊपर की लेयर पे पहुंच जाओगे, विज्ञान में होश बुद्धि, और उससे थोड़ा सा और ऊपर गए तो आत्मा के पास पहुंच जाओगे, जो साइंस है। और इमीडिएट आपकी बॉडी में ऐसे केमिकल रिएक्शन होंगे और आप एकदम ऐसे भूलोगे, और आप भूल जाओगे कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, और पूरा शरीर एकदम रिलैक्स, मन एकदम खत्म, और कुछ अलग ही अनुभव होंगे जिसे आप बता नहीं पाओगे। इसी को बोलते हैं समाधि या मन के ऊपर की अवस्था। लेकिन ये जो बातें हैं अभी सुनने में सबको ऐसा फैंटेसी टाइप का लग रहा है, और जब ये बातें मैं छोटे बच्चों को बोलता हूं तो वो मजाक उड़ाते हैं। गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है, कभी हमने उसे अनुभव कराया ही नहीं उन चीजों का, और ये बचपन से उसे पकड़ा दिया कि तुम अपने मन को ऐसे पेंडुलम की तरह दौड़ाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सॉल्यूशन मौन है, और मौन को करने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, केवल इसको बंद करना है। और एक दिन के लिए चलिए कहीं चलते हैं प्राकृतिक एरिया में, कुछ बातें नहीं, चुप रहेंगे वहां और अपना अपना समय अपने अपने साथ बिताएंगे, एक दूसरे के साथ नहीं, चुगली चपाटी नहीं, बातचीत नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई ज्ञान नहीं, केवल और केवल मौन प्लान किया जा सकता है। चप्पू भैया कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर साहब ने जो बाजारवाद का जिक्र किया है, तो बाजारवाद का विकल्प क्या व्यक्ति ढूंढेगा कि समाज ढूंढेगा, कलेक्टिवली उसको फेस करते हुए कोई विकल्प ढूंढेंगे? बाजारवाद और सरकारवाद और प्रतिस्पर्धा का युग, ये तीनों को हम लोग एक साथ फेस कर रहे हैं। जो एग्जिस्टेंस क्राइसिस आज जिस स्टेज पर है, तो व्यक्ति के लिए है कि पूरे समाज के लिए है? क्योंकि जब सारा जो मार्केट मैकेनिज्म है दुनिया का, वो तो आपको व्यक्ति को व्यक्ति रहने नहीं दे रहा है, वो तो पूरी तरीके से हम सबको उपभोक्ता के रूप में तब्दील कर रहे हैं। या श्रोता के रूप में या दर्शक के रूप में। तो हम अपने इंडिविजुअलिटी को कैसे बरकरार रख पाएंगे? और उसके बाद की जो प्रक्रिया है, यम नियम ध्यान धारणा समाधि, जो भारत की सनातन परंपरा में रही है, तो इन सब चीजों को हम लोग सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से कैसे उतार सकते हैं, क्या संभव है? क्योंकि बाजारवाद को तो हम लोग केवल अलग रह के ही फेस नहीं कर सकते। प्रतिस्पर्धा के कारण हर बार जो आप बार बार महसूस करते हैं, इमोशनल टार्चर हम या तो दूसरों को देंगे या खुद को देंगे। ये इस प्रतिस्पर्धा के चलते बहुत बढ़ रहा है, और प्रतिस्पर्धा ही जीवन है, यही जिंदगी है,
इससे हम कैसे विरत हो, उससे भागेंगे तो भी नहीं चलेगा। और जब गीता की तरफ ध्यान जाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म से हम कैसे विरत हो सकते हैं। जो कर्तव्य है पिता के रूप में, भाई के रूप में, पुत्र के रूप में या साथी के रूप में, हम उससे कैसे विरत हो सकते हैं। यदि हम सब समाधिस्थ हो जाएंगे तो कर्तव्य पथ पर चलने का जो जीवन का क्रम है वो कहां से पूरा। एक बार मुझे जद्दू कृष्णमूर्ति के पुणे में संबोधन सुनने को मिला। उन दिनों शायद वो लंदन में थे, लंदन से आए। तो उन्होंने लिविंग पर, जीवन पर या जीवन भाष्य पर कुछ बातें कही कि हम हमेशा स्मृति में रहते हैं। मन यहाँ है लेकिन हम कहीं सोच दूसरी जगह, या कहीं किसी बगीचे में पक्षी की चहचहाहट है तो हम उसकी चहचहाहट को उसी रूप में स्वीकार न करके उसको अपने प्लीजर में या अपने किसी रूप में देखते हैं। तो लिविंग तो है नहीं, तो लिविंग कैसे हो। ये सब चीजें एक साथ क्या मौन से या समाधि से संभव है। बहुत सारे यक्ष प्रश्न हम लोगों के जीवन में कहीं कहीं किसी किसी रूप में है। तो कुल मिला के जो मार्केट मैकेनिज्म है उसका कोई हमारे पास विकल्प तुरंत कैसे होगा, ये जिज्ञासा का विषय है। बहुत अच्छी बात, केवल मजाक की बात नहीं है। उनके क्वेश्चंस एकदम जेन्युइन हैं और एक छोटे बच्चे की तरह हैं कि क्या ये संभव है जो आप बातें कर रहे हैं या जिसके लिए अपन यहाँ बैठ के ये डिस्कशंस कर रहे हैं, या केवल ये भी एक दिखावा है और टाइम पास है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी एक दिखावा कर रहे हैं, यहाँ बैठना है, कुछ रील बनानी है या रिकॉर्डिंग करनी है और टाइम पास करना है, चाय कॉफी पीना है और चले जाएं उठ के। नहीं, हम इसके लिए नहीं कर रहे हैं। मेरे को सोशल मीडिया पे कोई रील्स बनाने का कोई फायदा नहीं। मुझे ये पता है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिसमें मैं रह रहा हूँ, अगर ये समाज अच्छा नहीं रहेगा तो मैं नहीं रह पाऊंगा। मुझे अच्छे लोग चाहिए, सही लोग चाहिए जिसके साथ मैं रह सकूं, तभी तो हम ये कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं ना। और रही बात कि क्या ये जरूरी है और अभी जरूरी है या 50 साल 100 साल के बाद सोचेंगे सब बातें करने की, आपके नियर बाय साल 2 साल के एग्जाम्पल से आप देख लीजिए क्या क्या हो रहा है देश में। श्रीलंका, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, यूक्रेन, कहीं भी देख लीजिए आप। कल अमेरिका में दिखा ना, एक इंडियन का गला काट के ठोकर मारी गई है। मेरा भाई वहां रहता है, वो भी डर गया है, बोलता भैया लग रहा है कि अब छोड़ के आ जाऊं। क्या इस प्रकार का जो चल रहा है, क्या आने वाले समय में अपने आप कम हो जाएगा? होगा, लगता है हमें, अपने आप नहीं होगा। या दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाएं देख लीजिए, हिमाचल में हुई, पंजाब में हुई, राजस्थान में हुई, केवल इंडिया ही नहीं, कहीं पे आग लगी हुई है जंगलों में, कहीं पे भयंकर बाढ़ आई हुई है। क्या ये अपने आप ठीक हो जाएंगे या अभी हमें चुप बैठे रहना चाहिए? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो प्रलय बहुत दूर है, 200 साल 300 साल के बाद अपने बच्चे सोचेंगे हमें क्या फिक्र है। यही 2-3 रास्ते हैं ना हमारे पास कि हम चुप होकर बैठे रहें, जो चल रहा है चलने दें, देखेंगे हमारे बच्चे आएंगे। क्या हमारे पास इतना समय बचा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वो कालिदास बने हुए हैं, उस डाल पे बैठे हुए और डाल को काटते काटते यहां पहुंच गए हैं कि बस अगला वार पड़ा और हम नीचे, और फिर हम ज्योतिष की इंतजार कर रहे हैं कि नासरेदमस ने ये कहा है, बाबा वेंगा ने ये कहा है,
फिर हम वो वीडियो देख देख के खुश हो रहे हैं, या सच्चाई के एकदम बिल्कुल पास में आ चुके हैं? मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है कि हम बहुत दूर नहीं है विनाश से। और विनाश का मतलब ये भी है कि युद्ध भी थर्ड वर्ल्ड वॉर के किनारे पे बैठे हुए हैं और चल ही रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर जिस तरीके से है। और थर्ड वर्ल्ड वॉर से ज्यादा जो हमारे माइंड में वार चल रहा है, जिसकी वजह से हम कहीं पर भी खुश नहीं हैं। अब बात यह है कि सॉल्यूशन है क्या? दो चीजें हैं। जिस तरीके से चल रहा है, जो भी हम लाइफ फिलॉसफी फॉलो कर रहे हैं, जो वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, उसका एंड रिजल्ट हम सबको दिख रहा है क्या होने वाला है। और दूसरा तरीका है कि क्या कोई ऐसी फिलॉसफी हो सकती है जिस पे चल के फिर से हमें सुकून मिल सके, जिससे भाईचारा डेवलप हो सके और जिससे फिजिकल, मेंटल हेल्थ और ये भावनात्मक स्वास्थ्य भी डेवलप हो सके। क्या ये नई फिलॉसफी निकालने की जरूरत है, कोई रिसर्च करने की जरूरत है, या चांद पे चले वहां से कुछ लेके आए, या नया कोई एक पॉलिटिकल ग्रुप या एक साइंटिफिक ग्रुप बनाया जाए वो रिसर्च करे, या ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट करती है वो चीजें। केवल इंडिया ही एक ऐसा देश है जिसके पास इस चीज का पूरा विज्ञान है, जिसे हम योग और अध्यात्म कह रहे हैं। लेकिन उस योग और अध्यात्म को अभी हम इंडियंस ही नहीं समझ रहे हैं। इस बात को समझिएगा। जिसकी लाइफ में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आया, मैं बाहर के लोगों की बात कर रहा हूं, अमेरिकन, रशियन और दूसरे यूरोपियन लोगों, उसने रास्ता यहीं से निकाला। वो इंडिया आया, इंडिया में आके किसी स्पिरिचुअल गुरु से योग का विज्ञान सीखा, ज्ञान नहीं, योग का विज्ञान उसने प्रैक्टिकली अपने अंदर अपनाया, और आज वो अपनी लाइफ में सन्यासी नहीं बन गया है, कई गुना आगे बढ़ गया है। वो अपनी मैटेरियलिस्टिक दुनिया को बहुत शांति से जी रहा है और बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है। चाहे वो स्टीव जॉब की बात कर लीजिए। हमारा जो योग का विज्ञान है वो सन्यास की तो बात ही नहीं करता, वो तो मेटेरियलिस्टिक दुनिया में जीने का तरीका सिखाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे चैट जीपीटी की जरूरत आई, हमने चैट जीपीटी डेवलप कर लिया, मोबाइल की जरूरत आई, हमने मोबाइल डेवलप कर लिया और उसका एक साइंस बना दिया, ऐसे 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 इसको सीखेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ये हो गया। लेकिन इसकी जरूरत लोगों को महसूस हो रही है, लेकिन इसका जो विज्ञान है उसे अपनाया नहीं जा रहा है। और ये अपनाने के लिए हम ऐसे नहीं अपना सकते जिस तरीके से हम बैठ के बात कर रहे हैं, ऐसे हम करते भी रहेंगे तो योग को आगे पहुंचाने में 200-300 साल लग जाएंगे। सही बात। एजुकेशन, इसे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर साइंटिफिक वे में और प्रैक्टिकल वे में लागू करना होगा। भाई आज अगर मैं इनको कुछ बताऊं कि ये एक क्रिया है, इस क्रिया को आपको ऐसे करना है और करने के बाद आप देखिए और इसको फायदा मिलेगा, तो ये तुरंत अप्लाई करेगा। राइट ना? चैट जीपीटी तभी तो फेमस हो रहा है ना, वो यूट्यूब पे एक वीडियो देखता है आदमी, ये डालो, ये कमांड डालो और आपका इमेज चेंज हो गया, तुरंत चैट जीपीटी डाउनलोड। हमें योग विज्ञान को, योग का जो विज्ञान है उसे प्रैक्टिकल और साइंटिफिक और लॉजिकल बनाना होगा। केवल बोलने से नहीं होगा, बनाकर उसे बुक्स में बहुत ही प्रैक्टिकल, एकदम छोटी छोटी बुक्स प्रैक्टिकल, नर्सरी में ये, केजी में ये, 10th में ये, 12th में ये, पीएचडी में ये। जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, लोअर इंग्लिश, हायर इंग्लिश, एबीसी से लेकर, और बदलाव आएगा स्लोली स्लोली। दूसरी तरफ बदलाव आएगा भविष्य, ये जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आएंगे, अभी तो एक आदमी को आ रही है ना, नेपाल में जाके देखो कितने लोगों को आई हुई है, अफगानिस्तान में जाके देखो कितने लोगों को आई हुई है, यूक्रेन में जाके देखो कितने लोगों को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आई हुई है। क्या उनके पास कोई ऐसा विज्ञान है कि जो उनको उस भावनात्मक स्टेट से बाहर निकाल सके? लेकिन एक स्पिरिचुअल गुरु हमारे यहाँ से अगर वहां चला जाए, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, केवल प्रैक्टिकल बिठा के मौन और साधना करवाएगा, अष्टांग योग के 8 लिंब कराएगा, डेली बेसिस पर 1 घंटा, 3 महीनों में उनका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य कुछ ऐसे लेवल पे आ जाएगा, उनका एसक्यू डेवलप हो जाएगा और वो रास्ता खुद खोज लेंगे और वो सन्यासी नहीं, दोबारा से अपने देश को डेवलप कर लेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत बड़ी जटिल समस्याओं के सरल सरल उपाय दिए गए।
जिस फिलॉसफी की बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग मिलते जुलते रहिए, नदी नाव समझो। परिस्थितियां, बाजारवाद, तनाव, भौतिकवाद, सारी चीजें विद्यमान रहेगी। आदमी की मजबूरी है कि दी हुई परिस्थितियों को उसे जीना है, लेकिन आपको यदि जीवन में जीना है, नाव के समान तैरना है, तो उतना ही डूबिए जितना तैरने के लिए आवश्यक। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना डूबते हैं। यदि नाव को पानी में नहीं डालेंगे तो चलेगी नहीं, जितना डुबाएंगे तैरने के लिए आवश्यक है उतनी चलेगी, नहीं डुबाएंगे तो नहीं चलेगी। बोझ ज्यादा भर लेंगे, मैंने आपसे बहुत पहले शुरू में कहा था, इसे डस्टबिन मत बनाइए। बहुत ज्यादा बोझ सफर में हल्के रहिए, जितना ज्यादा बोझ हम लेके चलेंगे जिसको उठा नहीं सकते तो आप निश्चित मान के चलिए डूबेंगे। तो इन सारी चीजों का निष्कर्ष ये है, हम लोग बहुत सारी चीजें झेलते हैं। जब हम सर्विस में थे, बॉस का भी प्रेशर झेल रहे हैं, कलीग्स भी झेल रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी है, प्रेस भी है, मीडिया भी है, घर भी है, परिवार भी है। हमने सबके स्लॉट बना रखे। घर में आने के बाद कोई पूछती थी, उस स्लॉट को वहीं बंद कर दे, लॉक, ऑफिस ब्लॉक हो गया। घर गए, घर का स्लॉट चालू हो गया। ये ऑफिस के स्लॉट से मिक्स नहीं होगा। जिन आदमी के साथ स्लॉट इधर के मिक्स होते हैं ना, उनके साथ ही जो मैनेजमेंट का इक्विलिब्रियम है, संतुलन बिगड़ता है। इसीलिए हमेशा हर चीज़ों को मिक्स मत होने दीजिए, खिचड़ी मत बनने दीजिए, क्लैरिटी रहनी चाहिए। ऑफिस ऑफिस है, घर घर है, अध्यात्म अध्यात्म है। जहाँ पे आपका जीवन जीवन है, वो रियल लाइफ को रियल लाइफ से भी आपने कनेक्ट कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। रियल लाइफ अलग है, रियल लाइफ बिल्कुल अलग है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि जो आदमी इस बात को बहुत अच्छे से अपने आप को सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, बिहेवियर मैनेजमेंट और फिर ह्यूमन बीइंग मैनेजमेंट कर सकता है, वो तो इस संसार में जीवित रह पाएगा, कर पाएगा, अपने आप को मैनेज कर पाएगा। फिर भी कोई गारंटी नहीं कि 100% सक्सेस हो पाएगा। मैं भी गारंटी नहीं देता कि 100% सक्सेस, लेकिन कोशिश करते हैं इन चीज़ों को मैनेज करते 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 हम नाव को उतना ही डूबने देंगे जितना तैरने के लिए जरूरी है। ये लाइफ, क्योंकि जीना है, जीवन में यहाँ हमें मिला है तो जीना तो पड़ेगा। नदी में उतरे तो तैरना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा बोझ लिया तो डूबेंगे, और कम आपको उतरे नहीं तो पार नहीं करेंगे, सफल तय नहीं होगा। तो इतनी सी बात है। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा आयोजन किया और बहुत सारे विद्वजनों के विचार सुने, और आदरणीय चंद्रशेखर जी जो हमारे माननीय मंत्री भी रहे मेरे, तो उन्होंने बहुत बढ़िया एक आध्यात्मिक और फिलोसॉफिकल जो थॉट दिया है यहाँ पर, वो बहुत अच्छी बात है। सभी ने बहुत अच्छी बात की, आपने बहुत अच्छी बात की, आपने की यहाँ पर बहुत अच्छी बात की, आपने अच्छी बात की। इन बातों को लेकर हम पर सोचे, और आज हम जो थे हैं तो थोड़ा थोड़ा सुधार करें, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे तो कुछ इम्प्रूवमेंट तो आएगा। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे गुस्सा इतना आता था, मैं बता नहीं सकता था, मेरी पसंद की चीज़ नहीं आई तो मैं, लेकिन वो धीरे धीरे सब समझ में आ गया। अब वो कितने साल लगे मुझे अपने आप को कंट्रोल करने में, तो एक दो दिन की बात नहीं होती, धीरे धीरे आता है। और इच्छा है तो रसली आवत जात के सिर पर फर्क निशान वाली बात है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बढ़िया सर। एक बात सर, गुप्ता सर ने ये जो मीटिंग आज करी है ना सर, ये डिसाइड किया कि एवरी सैटरडे अपन हो सके तो जरूर है, समय निकाल के सर आप 3 से 5 थोड़ा हमको भी मार्गदर्शित कीजिए। आप तो खदान बहुत धन्यवाद आपके पास, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। तो ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, यही बहुत बड़ी चीज है। यहाँ हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये अपने माइंड को क्लियर कर रहे हैं। क्लैरिटी इज द पावर, क्लैरिटी इज द कॉन्फिडेंस। बच्चों में ये कैसे डेवलप किया जाएगा यार, पेशेंस। अब सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए हम नहीं है, हमारे बच्चे, ये समझ लीजिएगा। क्योंकि आप अपने आप को तो मैनेज कर लोगे, 100% कर लोगे, चाहे थोड़ा बहुत बोलते ना अपनी तो ऐसे तैसे कट जाएगी थोड़ी ऐसे या वैसे। आपका क्या होगा जनाबे अली, तो आपका क्या होगा ना, मतलब हमारे बच्चे, हमारी वाइफ या हस्बैंड जो भी हैं,
जो यहाँ नहीं आ रहे हैं उनका क्या होगा और उनकी वजह से आपका क्या होगा, ये सोच के देखिए। क्योंकि वो कोई बेगाना तो है नहीं, है तो आपके घर का बच्चा। जब वो गलत रास्ते पे चलेगा परेशानी कौन उठाएगा? आप। जब आपके वाइफ का या हस्बैंड का स्वास्थ्य खराब होगा, फिजिकल या मेंटल, परेशानी आपको भुगतनी पड़ेगी। तो मेरे को तो ये समझ में आ चुका है, इसीलिए मैं पकड़ पकड़ के जोड़ते जा रहा हूँ। चाहे मेरा बच्चा हो, चाहे मेरी वाइफ हो, चाहे मेरे मम्मी पापा हो, चाहे मेरे सास ससुर हो, चाहे मेरे भाई हो, मैं सबको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के डांट डांट के ये करके वो करके किसी न किसी तरीके से जोड़ देता हूँ उसको। क्योंकि पता है कि मेरी जान खाएगा वो, मेरी जान बचानी है तो मैं उसको इसमें जोड़ दे रहा हूँ। क्योंकि उसकी बुद्धि एक्टिव हो गई तो फिर मेरे को कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर उसकी बुद्धि एक्टिव नहीं हुई तो वो मेरा भेजा फ्राई करेगा, समझ लीजिए आप। तो इसीलिए सबसे पहले आप दूसरों की छोड़िए, चाइना की छोड़िए, यूक्रेन की छोड़िए, अपने घर को महाभारत बनने से बचाइए। सबको पकड़ के यहाँ ले आइए। अब यहाँ पकड़ने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ पॉजिटिव एड जोन की, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ चमत्कार होगा। चमत्कार कैसे होगा? क्रियाओं से। ये क्रियाएं हैं। आप यहाँ क्यों बैठे हो इतने सारे लोग? क्योंकि आपने कुछ ना कुछ यहाँ चमत्कार लिया, मेडिटेशन किया, योग किया, प्राणायाम किया, समझ बढ़ी, उसी से तो आज आप यहाँ बैठे हुए हो ना। मैं यहाँ क्यों बैठा हुआ हूं? क्योंकि मैंने भी वो अनुभव लिए ना, उस अनुभव से ही मैं आज यहाँ बोल पा रहा हूं। तो सेम टू सेम, क्योंकि आपके अंदर इतनी अभी पावर नहीं आई है कि वो आपकी बात सुने। आप दूसरे को समझा सकते हो, अपने बच्चे को नहीं। क्योंकि आपका बच्चा, आपकी वाइफ आपको गुरु नहीं मानती, वो आपको पापा या हस्बैंड ही मानते हैं। तो उसको यहां लाइए। और जो सर तो बोल रहे हैं समय लगेगा, मैं तो बोल रहा हूं चमत्कार होगा। 3 महीने अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी योगिक क्रियाओं से जोड़ देते हो, विज्ञान भैरव में विज्ञान भैरव तंत्र में 112 क्रियाएं हैं, छोटी छोटी क्रियाएं। कोई भी एक क्रिया के साथ 3 महीने जोड़ दीजिए बच्चे को, और मात्र 10 मिनट साधना करनी है। 10 मिनट अगर आपने 3 महीने किसी को करा दिया, वो अपने आप बदल जाएगा। वो आपको ऐसे ऐसे ज्ञान देगा कि आप भूल जाओगे। विज्ञान भैरव तंत्र जो मैं आजकल पढ़ रहा हूं, एक ऐसी चीज है जिसके अंदर भगवान क्या है उसका प्रैक्टिकल लिखा गया है। और वो बोलता है, शिव बोलते हैं कि मैं क्या हूं, ये समझने की जरूरत नहीं, ये महसूस करने की। और महसूस करने के लिए 112 विधियां बता रहा हूं, और 112 में से 112 नहीं करनी है। जो तुम्हें समझ में आए कोई भी एक को पकड़ लो, और तुम्हें भगवान दिखेंगे भी, महसूस भी होंगे। और जो कपिल भैया बोल रहे हैं कि मन के ऊपर बुद्धि एक्टिव हो जाएगी, फिर आप ये आके यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि कैसे होगा, फिर बल्कि आप दूसरों को दिखाओगे कि तू भी ऐसे कर। तो इतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये है इसके जंजाल से बाहर कैसे निकला जाए। बाजारवाद का जो जंजाल चल रहा है उससे बाहर कैसे निकला जाए। क्योंकि जैसे ही आप घर पहुंचोगे फिर कोई एक ऐड दिखेगी, वहां पे सेल लगी हुई है, वहां पे वो लाफ्टर चैलेंज वाला आ रहा है, वहां पे वो पार्टी हो रही है। और वो सारे संदेश मिलते कहां से हैं? यहां से। ये बंद तो सब बंद। करके देख लो आप। एक सिंपल मोबाइल ले लो, सिम डाल लो, जिसके अंदर कोई व्हाट्सएप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, केवल कॉल के लिए अवेलेबल रहेगा। फिर देखो। बट सर आज के डेट में बिजनेस के लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। बिजनेस के लिए बिजनेस मैनेजमेंट रखो ना, एक मैनेजर को रख दो, उसको दे दो व्हाट्सएप, उसका माइंड जो है पागल बंदर बने रहने दो, और उसी को सैलरी दो उसी चीज की, पागल बंदर बनने की। आप अपने माइंड को क्यों कचरा बना रहे हैं? हमें ये करना है। ये रहा ओम इग्नोराय नमः, सिलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हम सब कुछ देख रहे हैं, कुछ भी नहीं देखना है, केवल वही देखना है जो मेरे काम का है। देख कर भी अनदेखा कर दीजिए। सब कुछ नहीं सुनना है। मैं हॉस्पिटल में आता हूं, चैम्बर के अंदर एंटर किया, 50 बातें सुनने को मिलेंगी। एक आएगा, सर इसने ऐसा किया, सर उसने ऐसा किया। सुनता ही नहीं मैं, मेरे को नहीं सुनना है। क्यों सुनूं मैं? वहां बड़े गेट से एंटर करने से लेकर मेरे चैम्बर तक आने तक कि मेरे माइंड में 50 बातें डाली जाएगी जानबूझ के। तुमको पता है कि सर यहां से गुजरते हैं और इसी समय बोलना है, लेकिन मुझे अपने कानों को सिलेक्टिवली बंद करना है कि मुझे सुनना ही नहीं है। सुन के भी अनसुना करना है, क्योंकि अंदर गई बात तो फिर खोपड़ी में भेजे में चलेगी।
जानबूझ के मुझे दिखाया जाएगा कि सर ऐसा है, कि कुछ लोग जो काम नहीं करते हैं वो काम करने का नाटक करेंगे, दिखाएंगे कि मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि उसी समय दिखेगा तभी तो होगा। या जो काम नहीं करता है उसकी गलतियां दिखाई जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं देखना है। मैं अपने एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, आपकी लाइफ में कुछ और होंगे। और तीसरा सबसे बड़ा चीज ये, मौन। सारी एनर्जी यहां से खत्म हो रही, बस इसमें बंद, और फिर आप ऐसे बन जाएंगे, स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त और व्यस्त। ओम इग्नोराय नमः करके देखिए। इसी को धारणा कहा गया है कि अपनी इंद्रियों को बंद कर देना और अपने अंदर की यात्रा पर चलना। मुझे इतना समझ में आता है, जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं। बाकी आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, शायद एज में भी और अनुभव में भी। आप लोगों ने मेरे से ज़्यादा दुनिया देखी है, मेरे से ज़्यादा अनुभव आपके पास में है, लेकिन मेरे जो अनुभव थे वो मैंने आपको आज शेयर किए। उसके बाद भी आप में से भी कुछ लोग जो बोलना चाहें, प्लीज अपनी इच्छा से जो भी बोलना चाहता हो आज के विषय को कंक्लूड करने के लिए एक साधारण आमंत्रण दिखाई दे रहा है। कहीं पे बाढ़ आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बड़े बड़े युद्ध हो रहा है, यूक्रेन, अफगानिस्तान सारे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि प्रकृति एक तो व्यापक में व्याप्त जो प्रकृति है वो भी है, और एक प्रकृति हम में, हमारी प्रकृति, और दोनों का रोना एक ही है। जो व्यापक में व्याप्त प्रकृति है वो भी संतुलन की दिशा में जा रहा है, और हमारे में जो व्यापक प्रकृति है हम भी संतुलन की दिशा में जाना पड़ेगा। व्यवस्था ये बन रही है कि यदि मैं अपने प्रकृति को, व्यक्तिगत प्रकृति को संतुलित नहीं करूँगा तो मेरे अंदर भी ज्वालामुखी फूटेंगे, सेकेंडरी रोग बनेगा,